हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक्टिव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेशनलिज्म इन इंडिया। जी हाँ, ये कहानी है इंडिया के बारे में कि इंडिया में नेशनलिज्म की कैसे शुरुआत होती है। हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। आपके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज आपको इसी चैप्टर का मिलता है। तो आज के लिए हम ये कहानी शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जो फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा वो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि हमारे इंडिया में भी क्या सिचुएशन है। ये बात है समथिंग 1915 की। 1915 के टाइम तक आपको पता है, अगर नहीं हो तो बता दूं, हम लोग ब्रिटिश द्वारा रूल किए जाते थे। ब्रिटिश नहीं सुना हो, इंग्लैंड। इंग्लैंड द्वारा हम पहले रूल किए जाते थे, मतलब ये लोग हमारे ऊपर राज करते थे, हमारी कंट्री इनके कंट्रोल में थी। 1765 से ऑफिशियल इनके रूल की शुरुआत होती है, जब वो फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में पहला लड़ाई जीतते हैं। और यहीं से नया रूल शुरू होता है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स काफी समय से रूल करते हुए आ रहे थे। हम आ चुके हैं 1915 में। 1915 में अभी तक सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ देश में सभी को आज़ादी चाहिए, लेकिन कोई साथ में आकर लड़ने को तैयार नहीं है। सभी के अपने अपने एम से, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव से लड़ने के लिए और जीतने के लिए। लेकिन कोई अभी तक ये नहीं चाह रहा है कि हम लोग साथ में मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़े। सिचुएशन समझ में आ गई कि कोई भी किसी का भी मेन मोटिव कंट्री का इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं है। वो लोग सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन यूनाइट नहीं है। तो वही देखेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग हमारे कंट्री में कैसे आती है। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था किसके बीच में? 1914 से लेकर 1919 के बीच में ये हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता था। इंडिया वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे और ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता था, तो इस वजह से हम भी इनडायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए। अब देखो, यहाँ से सीधी बात जो समझ में आती है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, सीधा है समझो, वॉर है। क्या है? वॉर। वॉर है। वॉर में क्या चाहिए? सबसे पहले फाइनेंस। क्या चाहिए? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा। पैसा होगा तो ही जंग जीतोगे, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप जंग नहीं जीत पाओगे। इस फाइनेंस की कमी को पूरी करने के लिए जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड एक छोटा देश है, वहां इतनी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो अपनी जरूरत के लिए कहाँ भाग दौड़ के आए? इंडिया ही तो आए। तो वो ये फाइनेंस की अपनी जो तकलीफ है कहाँ से पूरी करते थे? इंडिया से। इंडिया में उन्होंने क्या करा? पॉइंट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना, 2-3 क्वेश्चंस है। लैंग्वेज बदल देते हैं क्योंकि सीबीएसई वालों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बहुत बदल देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट, तो बाकायदा पॉइंट्स को आप लिख लेना। तो पहला पॉइंट ये है कि कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई। कस्टम गुड्स पर, सॉरी, कस्टम ड्यूटीज जो थी वो इंक्रीज कर दी गई। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? जो गुड्स पर लगती है। गुड्स मतलब जो सामान आप खरीदते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस करा गया। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, वो इंट्रोड्यूस करा इन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स से ही तो पैसा लेंगे, इसी पैसे को वो वॉर में भेजेंगे और वॉर में नए इक्विपमेंट्स जो भी उनको जरूरतें हैं वो उनकी पूरी करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई। तीसरा, लैंड रेवेन्यू बर्डन ऑन फार्मर्स। जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा उनसे क्रॉप्स कलेक्ट कर सके। उसी क्रॉप्स को वो यूरोपियन मार्केट में बेच के पैसा कमाएंगे, उसी पैसे को वॉर में लगाएंगे। तो एक तरह से ये हमारे इकोनॉमिक इंपैक्ट से, इन सबसे क्या हुआ? इन सब की वजह से जो पुअर्स थे या फिर जो मिडिल क्लास थी वो अफेक्ट हुई। मिडिल क्लास गॉट अफेक्टेड। प्राइसेस चीजों की बढ़ गई, प्राइसेस हाई हो गई, उनको एफोर्डेबल नहीं हो रहा था। तो इन सब कहानी से हमको इतना सा समझ में आया कि इससे भी अभी तक पुअर क्लास अफेक्ट हुई। लेकिन इसके बाद ये एक और हरकत करते हैं। ये पहली चीज तो आ गई कि इस तरीके से फाइनेंस तुमको चाहिए था। दूसरा, वॉर में चाहिए सोल्जर्स। दूसरा, वॉर में चाहिए सोल्जर्स। अब इनके देश में तो है ही खुद ही 5 लोग हैं, मतलब एक तरह से बहुत ही कम पॉपुलेशन इनके देश की। तो वहां से तो सोल्जर्स की कमी पूरी नहीं होती थी। तो ये कहाँ आए थे? इंडिया। इंडिया में इन लोगों ने क्या करा सोल्जर्स के लिए? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। कौन सा तरीका अपनाया? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट।
व्हाट डू मीन बाय फोर्स्ड रिक्रूटमेंट? क्या करते थे वो? विलेजेस में घूमते रहते थे, विलेजेस में घूमते थे, घुमा, इसको देखा, अच्छा इसकी हाइट हेल्थ अच्छी है, उठाया, मिलिट्री में भर्ती कर लिया। पूछेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्स मतलब फोर्सफुली, जबरदस्ती आपको उठाएंगे और मिलिट्री में भर्ती कर लेंगे। दे विल एडमिट इनटू मिलिट्रीज, आर्मीज। तो इस तरीके से पोस्ट रिक्रूटमेंट की शुरुआत होती है। ज्यादातर गांव के लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाता है क्योंकि वो लोग बड़े आसानी से मान भी जाते हैं पैसों के लिए, काम करने के लिए सैलरीज देते थे, तो बड़ी आसानी से पैसों के लिए मान भी जाते थे और उनकी हाइट हेल्थ वगैरह भी अच्छी होती थी। तो पोस्ट रिक्रूटमेंट उस टाइम पे बहुत हुआ, लेकिन इसने एक वाइड स्प्रेड एंगल क्रिएट करा लोगों में। लोग क्या हो गए? गुस्सा हो गए पोस्ट रिक्रूटमेंट की वजह से। क्या वैसे थोड़ी जबरदस्ती किसी को भी उठा के आर्मी में डाल दोगे? सो इस तरीके से ये जो सिचुएशंस थी, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती वर्ल्ड वॉर में। इस समय भगवान को भी शायद तक हमसे कोई दुश्मनी होती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो उस वजह से फूड शॉर्टेज हो जाती है। एक और समस्या यहाँ पे क्या आ गई? फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज में क्या क्रॉप फेलियर हो गया था, तो उस वजह से फूड शॉर्टेज हो गए, खाने की कमी हो गई। अब फूड की शॉर्टेज, फूड कम हो चुका है, ध्यान सुनो, फूड कम हो गया, मार्केट में फूड की कमी है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी तो जो मिडिल क्लास है, जो पुअर पीपल, उसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे। जो गेहूं 20 रुपए किलो मिलता तो 30 रुपए किलो मिलेगा, तो उनकी सैलरीज नहीं बढ़ी, उनकी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन खाने की प्राइसेस बढ़ गई है, तो उस वजह से उनको फूड शॉर्टेज की वजह से प्राइस हाई हो जाती थी। तो इन सब कारणों की वजह से धीरे धीरे हमारे देश में लोग गुस्सा हो रहे थे ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक बेस बना दिया कि अच्छा धीरे धीरे लोग गुस्सा हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ अब थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं। हमारे देश के लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक सुपरमैन हमारे कंट्री में आते हैं, रिटर्न ऑफ गांधी जी। रिटर्न ऑफ गांधी जी, रिटर्न मतलब अभी तक ये कहाँ थे? अभी तक ये अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में थे। लॉ की स्टडी करने गए थे, वहां उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ काफी अच्छा रिवोल्ट करा था। रेसिज्म क्या होता है? गोरे सफेद का भेदभाव। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने रेसिज्म के खिलाफ एक सक्सेसफुल मूवमेंट चलाया था, तो उस वजह से गांधी जी को बहुत सारे लोग जानने लग गए थे। गांधी जी जब देखते हैं कि अपने देश में ही हालत बिगड़ गई, अंग्रेजों द्वारा रूल बढ़ते जा रहा है, लोग काफी परेशान हैं, लोगों को एक अच्छा लीडर नहीं मिल रहा है, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं, शिफ्ट करते हैं इंडिया। कब पधारे? 1915 में। 1915 में इंडिया आते हैं और इंडिया आके अपने धीरे धीरे सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। सत्याग्रह क्या है? नॉन वायलेंस मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये मेरी भाषा में, गांधी जी की भाषा में अगर बोले तो उनका मानना यह था कि अगर आप सच्चाई के साथ लड़ रहे हो, इफ योर कॉज इज ट्रू, देन देयर इज नो नीड टू टेक द वायलेंस। आपको वायलेंस का तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉन वायलेंट के तरीके से सामने वाले को हराएंगे। तो इनका ये कहना था सत्याग्रह ये होता है पाथ ऑफ ट्रुथ, उस हिसाब से इन्होंने नॉन वायलेंट, और इसमें एक इंपॉर्टेंट है ट्रुथ, सच्चाई के साथ हम लोग लड़ेंगे, एंड विद द यूज ऑफ नॉन वायलेंट मेथड। तो इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी भारत में, 1915 में आए। 1915 में आके उन्होंने पूरे कंट्री का आसपास, उन्होंने एक बार पूरा कंट्री में घूमे, किसानों से मिले, गांव में गए और अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। क्या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि हमारे कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जब वो गांव में घूम रहे थे तो एक दो जगह जब उन्होंने प्रॉब्लम्स को ढूंढा तो उनको कुछ चीजें समझ में आई, तो उन्होंने कुछ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करे, कुछ अलग अलग जगह पे छोटे छोटे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करे। तो फर्स्ट वाज, एक था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये गुजरात में है, खेड़ा गुजरात में है। किसके लिए था ये? फार्मर्स के लिए। किसके लिए था ये? फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को क्यों? फार्मर्स क्या करते थे उस टाइम पे, जो तालुकदार होते थे या फिर लैंडलॉर्ड्स होते थे, तो जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स होते थे ये काफी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर से। फार्मर बेचारा के किसान है, किसान बेचारा 100 कुंटल गेहूं उगा रहा है, 60 कुंटल यही लेके चले जाते थे। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ताकि इनका प्रॉफिट बढ़ जाए, इनका प्रॉफिट बढ़ जाए। तो इस वजह से वहां के किसान परेशान थे। गांधी जी आए, गांधी ने परेशानी को समझा, खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया। सेकेंड था अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में ही है। यहां पे क्या किया उन्होंने? यहां पे मिल वर्कर्स के लिए किया था।
मिल वर्कर्स। ये ध्यान रखना कौन किसके लिए करे, वहां पे फार्मर्स के लिए किया था, यहाँ किसके लिए किया उन्होंने, मिल वर्कर्स। मिल वर्कर्स की क्या समस्या, मिल वर्कर्स मिल ओनर से परेशान, जिसकी मिल है उससे परेशान है। क्यों, क्योंकि जो मिल ओनर था उनसे ज्यादा समय तक काम करवाता था, पैसे कम देता था, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं रहती थी, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो इन सब के कारण मिल वर्कर्स परेशान थे। तो उनके सपोर्ट में अहमदाबाद में सत्याग्रह शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट, तीसरा था इंडिगो फार्मर्स के लिए। कहां पे हुआ था ये, चंपारण बिहार। इंडिगो फार्मर्स क्या होते हैं, चंपारण में क्या था, बिहार के चंपारण के जो फार्मर्स थे वो इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से परेशान थे। इंडिगो एक डाई होती है जो कि कपड़ों के कलरिंग में काम में आती है। उस टाइम पे इंग्लैंड का टेक्सटाइल मार्केट बहुत अच्छा था, तो वो फार्मर उनसे जबरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे। आप फूड क्रॉप्स मत करो, इंडिगो करो। फार्मर परेशान कि भैया गेहूं खाएंगे कि इंडिगो खाएंगे, ठीक है, उनको तो ज्यादा से ज्यादा गेहूं करने, लेकिन ये करने नहीं देते थे, जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे। तो उन्होंने क्या करा, चंपारण में जाके इंडिगो फार्मर्स के लिए चंपारण सत्याग्रह करा। ठीक है, तो ये 3 छोटे सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने शुरू करे थे। इसके बाद में गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी देश में, लोग पहचानने लग गए थे। ये करते करते समय आ जाता है 1919 का, घूमते फिरते 4 साल गांधी जी के देश में स्पेंड हो जाते हैं। फिर आता है कुछ अलग तरीका, रॉलेट एक्ट। क्या आता है, रॉलेट एक्ट। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने देखा कि गांधी जी का सपोर्ट बढ़ रहा है, तो इनको ब्रिटिशर्स को एक डर था कि गांधी जी का सपोर्ट बढ़ रहा है, कहीं ये सपोर्ट बढ़ते बढ़ते रिवोल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। इनको डर किस बात का था कि जो गांधी जी का सपोर्ट बढ़ रहा है ना, ये बढ़ते हुए रिवोल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। बोले हम एक काम करते हैं, इसको पहले से ही सप्रेस कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने सप्रेस करने के लिए, यानी कि जो रिवोल्ट हो रहे हैं उनको दबाने के लिए कुछ एक्ट पास करा, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था क्या, रॉलेट एक्ट में ये कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो पुलिस ऑफिसर्स है, वो किसी को भी किसी पर भी शक भी हुआ, कैसा शक कि ये सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन कर सकता है या लड़ाई कर सकता है या फिर समथिंग यहाँ पे माहौल बिगाड़ रहा है, तो उसके लिए अगर शक भी हुआ तो वो उठाकर उसको जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, और आपको ट्रायल भी नहीं मिलेगा। ट्रायल मतलब कोर्ट के सामने पेशी भी आपकी नहीं होगी, मतलब शक के ऊपर ही उठा के लेके जाएंगे, बस शक हुआ तो ही उठा के जेल में। मजाक बना रखा था इन्होंने। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, इसका इंपेरियल लेजिस्लेचर में क्या हुआ, अपोज हुआ था, अपोज्ड बाय इंडियंस। जब ये लॉ यानी कि जो रॉलेट एक्ट है, जब वो इंपेरियल लेजिस्लेचर में आया था तो इंडियंस द्वारा उसको अपोज किया गया था, लेकिन हमारी कोई सुनता तो था नहीं। वो लोग अपोज के बावजूद भी उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। डिस्पाइट ऑफ अपोजिशन दे इंट्रोड्यूस्ड रॉलेट एक्ट। लोगों का दिमाग खराब कि एक तो हमारी तुम सुन नहीं रहे हो, हम अपोज कर रहे हैं, तुम फिर भी कानून ला रहे हो, ठीक है। तो बोले हम एक तो अपोज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम कानून ला रहे हो। दूसरा ये कि बिना किसी वजह के शक के बेसिस पे तुम 2 साल के लिए जेल में डाल रहे हो, मजाक बना रखा तुम लोगों ने। तो इस वजह से कहानी जाती है गांधी जी के पास। गांधी जी डिसाइड करते हैं रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट करना, कि हम क्या करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह में क्या करा गांधी जी ने, क्या स्टार्ट किया, रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। हड़ताल रखी गई थी जगह जगह, कंट्री में जगह जगह, कई जगह पर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिसेज, गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन, उन पे पत्थर वगैरह फेंक देते थे, उनका आग लगा देते थे। तो लाइक दैट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती जा रही थी। तो ऐसा ही कुछ अमृतसर में भी कंडीशंस बन रही थी, अमृतसर में भी ऐसा ही हो रहा था, लोग रिवोल्ट कर रहे थे, गांधी जी को दिल्ली में जाने से मना कर दिया था। और उसके साथ ही अब अमृतसर में और बाकी जगह पर क्या हो रहा था कि धीरे धीरे रिवोल्ट्स बढ़ रहे थे। ब्रिटिशर्स जो थे, कौन, ब्रिटिशर्स, इनको फिर खौफ आया। खौफ किस बात का, कि भैया रिवोल्ट बढ़ रहे हैं, हमने रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था लोगों को डराने के लिए, पर ये लोग अब डरे नहीं है, अब हमको डरा रहे हैं। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स फिर होते हैं मायूस। अपनी मायूसी को देखते हुए ब्रिटिशर्स फिर से नया कानून लाते हैं। ये अमृतसर में था, कहां था, अमृतसर में। क्यों
लाते क्यों, इसका पूरी कहानी समझते हो वापिस से। अमृतसर में क्या हो रहा था, अमृतसर में ऐसे ही लोग अपनी अपोजिशन के लिए हड़ताल निकालना, रैली निकालना, ये सब कर रहे थे। अमृतसर में सबसे पहले, अब इसकी पूरी मैं डिटेल कहानी आपको सुना देता हूँ एक बार, क्योंकि जलियांवाला बाग का भी वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ था अमृतसर में, ये आप नोट कर लेना, ये नोट्स में नहीं आ पाएगा ना। तो अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेसन चल रहा था। क्या चल रहा था? पीसफुल प्रोसेसन। पीसफुल प्रोसेसन मतलब शांति में लोग बड़ी अपोजिशन कर रहे थे। पुलिस वाले आते हैं, फायर कर देते हैं, फायर्ड बाय पुलिस। यहाँ पे फायरिंग करते थे, फायरिंग में कुछ लोग मारे भी जाते हैं। तो इस वजह से वाइड स्प्रेड एंगर हो जाता है। अब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये सिर्फ अमृतसर में हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आग लगा देते हैं जगह जगह, पुलिस स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस में, हर जगह रिवोल्ट करने जैसी स्थिति आ जाती है। इस वजह से वहां की गवर्नमेंट गुस्सा हो जाती है और गवर्नमेंट वहां पे क्या इंट्रोड्यूस कर देती है? मार्शल लॉ। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की कमांड होती है जनरल डायर के हाथ में। मार्शल लॉ में यह था कि अगर आप घर में से बाहर भी निकले तो आपको गोली मार दी जाएगी। समझ रहे हो? मतलब अगर आप घर के बाहर भी दिखे तो आपको गोली मार दी जाएगी। आपको कोई ग्रुप, 4-5 लोग इकट्ठा होकर ग्रुप नहीं बना सकते, एसोसिएशन नहीं कर सकते, आप वहां पे कुछ सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। ये मार्शल लॉ वहां पे लगा दिया गया, खौफनाक रूल था। लेकिन हुआ यूं, 13 अप्रैल 13 अप्रैल को क्या था? बैसाखी थी। बैसाखी एक पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है, सिख्स का। तो बैसाखी के दिन अमृतसर के आसपास के विलेजेस से क्यों? क्योंकि आसपास के जो विलेजेस के पीपल थे वो सब इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में। इकट्ठा होने का कारण, एक कारण तो ये है कि बैसाखी आ रहा है तो बैसाखी सेलिब्रेट करेंगे हम सब मिलके। दूसरा कारण ये होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है हम उनको अपोज करते हैं। तो ये जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है, इनको नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्शल लॉ चल रहा है, इनको नहीं खबर है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता था। So they are not aware of the martial law imposed in Amritsar, and they gathered in the Jallianwala Bagh at 13 April on the occasion of Baisakhi. ये खबर मिलती है जनरल डायर। जनरल डायर एक खतरनाक इंसान था। उसने बोला था कि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तुम हजारों की जनसंख्या में इकट्ठा हो रहे हो। इसके ईगो को ठेस पहुंचती है। ये भाई साहब निकल लेते अपनी पुलिस फोर्सेस, जो आर्मी है वो लेके निकल लेते हैं। कहां पर? जलियांवाला बाग। बोले चलते हैं अपन। जलियांवाला बाग जो था इस टाइप से एक गार्डन टाइप था। यहाँ सब लोग पीपल इकट्ठा होके बढ़िया अपना वो कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये जो गार्डन था, इस गार्डन में एक ही एंट्रेंस था, ये एंट्रेंस एक ही था। ये भाई साहब यहाँ से घुसते हैं और यहाँ पूरी मिलिट्री लाइन से खड़ी कर देते हैं। और यहाँ पे खड़े होके अब एंट्रेंस पूरा ब्लॉक कर दिया, भगने की कोई जगह नहीं है, और एक ही ऑर्डर देते हैं, फायर। और फायर जब तक नहीं रुकती जब तक बुलेट्स खत्म नहीं हो जाती है। पूरे क्राउड पे फायरिंग होती है और वहां पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई हो जाते हैं। बुक में हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखा है, वही लिखने की कोशिश करें, ज्यादा मर रहे थे बट ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहां पे डाई हो जाते हैं। अब ये जो जलियांवाला बाग की न्यूज थी ये पूरे कंट्री में फैल जाती है। इट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट पार्ट कंट्री में पहुंच जाती है न्यूज की। इतना बड़ा जो काम कराया गया ब्रिटिशर्स ने, जो इतना बड़ा हर्ट करा है हमको, वो काफी ज्यादा, अब जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब गुस्सा तरीके से ऊपर बढ़ रहा था, गांधी जी को इसका फायदा उठाना था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण बताइए, तो उसमें एक रोलेट एक्ट बताएंगे आप, दूसरा जलियांवाला बाग बताएंगे, तीसरा अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इज द थर्ड रीजन टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या था? फिर से बारी आती, वर्ल्ड वॉर में घुसते हैं अपन। वर्ल्ड वॉर में जब खत्म हो गया था, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था, तो एक टर्की जो कंट्री थी, टर्की वॉज अ कंट्री अंडर टर्की वॉज अ कंट्री अंडर ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के अंडर कंट्री थी, जिसके जो रूलर थे, यानी जिसके जो हेड थे,
वो जो हेड थे, जो रूलर थे, वो थे खलीफा। खलीफा वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। टर्की के तो हेड थे, वहां के जो राजा थे वो तो थे ही सही, लेकिन खलीफा जो थे उसके साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर थे। क्या थे? रिलीजियस लीडर। अब वर्ल्ड वॉर में जब टर्की हार, जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर खलीफा को उनकी पोस्ट पे से रिमूव कर दिया गया। उनकी जो पोस्ट थी, रिमूव्ड फ्रॉम ही पोस्ट, उनकी पोस्ट पे से रिमूव कर दिया गया। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, चाहे इंडिया की या वर्ल्ड की, उनको ऐसा लगा कि यह हमारे खिलाफ या हमारी कम्युनिटी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो कि सरकार ने लिया है। तो अब यहाँ से जो थे, जो मुस्लिम्स थे, वो भी किसके अगेंस्ट हो गए थे? ब्रिटिश के अगेंस्ट। ब्रिटिश, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि अपने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये कहानी समझ में आई, क्योंकि खलीफा एक मुस्लिम रिलीजन हेड थे। अब क्योंकि मुस्लिम रिलीजन हेड को आप ऐसा बोला गया था कि इन्होंने पीसफुली नहीं, मतलब उनकी इंसल्ट करते हुए उनकी पोस्ट पे से हटा दिया गया था, इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी काफी नाराज हो गई थी। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए एक कमिटी बनाई। इट वॉज खिलाफत कमेटी। कहां पर बनाई है? बॉम्बे में। कहां पर बनाई? बॉम्बे में। किसने बनाई? मैंने बनाई? नहीं, ये बनाई गई थी मोहम्मद अली और शौकत अली, दो ब्रदर्स थे। अली ब्रदर्स के नाम से याद रख लो, अली ब्रदर्स थे। नाम क्या था? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इनके द्वारा ये खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में। गांधी जी की आंखों में फिर से चमक आ गई। क्यों चमक आ गई गांधी जी की आंखों में? गांधी जी क्या चाहते थे? यूनिटी चाहते थे कि साथ मिलकर काम करें। उनको अब समझ में आ गया, हमारा दुश्मन कौन? ब्रिटिश। जलियांवाला बाग करा है, हमारे पूरे दुश्मन वो है। मुस्लिमों के दुश्मन कौन? ब्रिटिश। तो गांधी जी पहुंच गए अली ब्रदर्स के पास कि हेलो भैया, हाउ आर यू, क्यों ना हम लोग साथ में आके रिवोल्ट करें, साथ में आके मूवमेंट चलाएं, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। बोले साथ में मिलकर चलाएंगे, इनको ज्यादा परेशान कर पाएंगे, हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। खिलाफत, अली ब्रदर्स रेडी कि ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ में आके मूवमेंट चला दें। सो मुस्लिम कम्युनिटी एंड द कांग्रेस दे यूनाइटेड एंड स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मूवमेंट साथ में। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साथ में चलते हैं। आगे बढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ। ये नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? ये जो मूवमेंट आया है नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? आगे हमारे हीरो कहानी के गांधी जी। गांधी जी का कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में अगर रूल कर पा रहे हैं तो वो एक ही कारण से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर पा रहे हैं, उसका जो रीजन है वो है कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस। कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस, कि हम उनको डिफरेंट सर्विसेज में कोऑपरेट कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स जो है उनके ब्रिटिशर्स के कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम टीचर्स उनके कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, लॉयर्स जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो है ब्रिटिशर्स की पुलिस फोर्सेस में हैं। तो हमारे कोऑपरेशन की वजह से ही उनका राज चल रहा है। अगर हम अपना कोऑपरेशन हटा देते हैं तो उनकी जो पूरी जो ये जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है जो राज करने का, वो पूरा धराशायी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात बोली। तो यहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करने का आइडिया आता है गांधी जी का विद द खिलाफत मूवमेंट। भूलना नहीं, खिलाफत मूवमेंट के साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का आइडिया गांधी जी को आता है। गांधी जी कांग्रेस लीडर्स से डिस्कस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स इसके जो भी है उनमें सहमति नहीं बनती है इस चीज को स्टार्ट करने के लिए कि इट में लेड टू अ ह्यूज वायलेंस इन द कंट्री। लेकिन फाइनली सब कन्विंस होने के बाद में इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, नागपुर सेशन, द ईयर इज एक ईयर कंफर्म कर लेता हूं इसका। द ईयर इज आई थिंक 1920, यस 1920 दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में फाइनली कांग्रेस डिसाइडेड टू एडॉप्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब आपको यहां से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भैया नागपुर सेशन कहां लोकेटेड है या फिर कहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना नागपुर से हुई थी, इसको एक बार आप मैप पे लोकेट कर लें। ठीक, ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन या फिर इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैं आपको इसमें बताते रहूंगा।
सो इट इज द फर्स्ट पार्ट जो कि कंप्लीट हुआ है। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो फ्रॉम माय साइड ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला है। मुझे अगर इस लेक्चर में 4 पार्ट भी लगेंगे, मैं 4 पार्ट बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आई होप कहानी के फॉर्मेट में समझा है, आपको कहानी समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जाते जाते बोल के आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पसंद आया हो तो लाइक करो। ओके।